सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। और भाई आज जो है 3 अक्टूबर है और आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल के आंसर की आउट हुई है आज। बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हो रहे हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट ओपन हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ है। आई थिंक लिंक वापस से डिलीट कर दी गई है। कुछ काम चल रहा है क्योंकि इतना ज्यादा रस 35 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो एक साथ सभी लोग देखने के लिए जब जा रहे होंगे ना, तो साइट वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा भाई। जिन भी भाई का सिलेक्शन हो गया है वो अपने आप को मेंस में झोंक दे, और जिनका नहीं हुआ है भाई सीरियसली अपने आप को एनालाइज करें कि आखिर क्या गलती करी थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर उन्होंने प्रिपरेशन अभी ही शुरू की थी और फिर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है भाई। आप प्रॉपर तरीके से करिए, 25 को टारगेट करके अभी से लग जाइए। अब 2025 का सीजीएल टारगेट करके अभी से पढ़ाई करिए। ये मत सोचिए कि उसका नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, अगर सच में चाहते हैं कि आप अच्छी पोस्ट लेना, होम पोस्टिंग चाहते हैं, रैंक लगाना चाहते हैं, तो आप अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दें। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है भाई, जिनको लग रहा है कि उनकी 140 के समथिंग तक आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो उनका आराम से प्रीलिम्स निकल रहा है, तो वो मेंस में लग जाए, अपने आप को मेंस में झोंक। ठीक है। तो यहाँ पर हम एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे अभी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि अभी आराम से चलने देते हैं। लेकिन भाई यही समय है पढ़ाई करने का, क्योंकि 3 महीने हैं, जनवरी के समथिंग में आपका एसएससी जीडी का 2025 का एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से सीरियस हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को फिजिकल की तैयारी भी करना होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट लाने का मेरा मोटिव यही था कि आप लोग ये पूरी प्रैक्टिस कर लें, पूरे कंसेप्ट आप सीख लें, क्योंकि एक सेम लेवल का एसएससी जो है वो क्वेश्चन रिपीट करता है, सेम कंसेप्ट पर रिपीट करता है, ज्यादातर कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि जो भी बच्चे जिनकी प्रिपरेशन है उनका रिवीजन हो जाए, जिनकी नहीं है उनको समझ में आ जाए। ठीक है। तो हम 21 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, कल नहीं आज ही उसकी क्लास हुई थी, आज उसकी दूसरी क्लास ले रहा हूँ। 21 फेब की थर्ड शिफ्ट का। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। क्वेश्चन बोला गया है कि 1000 एक रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, जो कि 464 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? देखिए, 1 मिनट रुकिएगा, वेट। 1 मिनट रुकिएगा, आई थिंक ये पॉइंटर हाँ काम कर रहा है भाई। ठीक है। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 461.1 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात निकालिए। देखिए भैया, यहाँ पर सीधी सी बात ये बोली गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि एक साल में 2 बार लगेगा, मतलब 6 6 महीने लगेगा। हर 6 महीने में ब्याज लगता है, तो एक साल में 6 6 महीने के 2 स्लॉट बनते हैं, तो 2 बार ब्याज लगेगा, 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। और इसमें प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो हम निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना दिया है? 1000 रुपीज। और वो कितना हो जा रहा है 2 साल में? 464.1। तो इसको मैं मतलब 1000 रुपये अगर प्रिंसिपल है, तो टोटल 1464.1 रुपये बन जा रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर 1464.1 रुपये इतना बन जा रहा है कितने सालों में? 2 सालों में। अच्छा, 2 सालों में कितनी बार लगा होगा इंटरेस्ट? 4 बार लगा होगा। ठीक है, तो ये 4 लिख दिया मैंने। पॉइंट रिमूव करके मैंने एक जीरो यहाँ लगाया। यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 10 से 11 की पावर 4 बन रहा है। तो 4 से रिमूव अगर मैं कर देता हूं, तो यहाँ से प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 10 से 11। अगर प्रिंसिपल से अमाउंट 10 से 11 हो रहा है, मतलब एक इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर? 10 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का, तो ये 10% इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? अच्छा, ये 10% हर 6 महीने में मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने देखी 4 का क्यों पावर लगाई थी, क्योंकि 6 6 महीने के स्लॉट चल रहे थे। तो यहाँ पर आपको टोटल 10% 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर बोला गया एनुअल रेट परसेंट कितना है। अगर भाई 6 मंथ में हर 6 महीने में 10% ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में 20% मिल रहा होगा। गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। देखिए, S1 अकेले अगर किसी काम को करता है ना भाई, तो वो 16 दिन में कर सकता है। S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। S3 की सहायता से, मतलब ये बोला गया है कि S1 S2 और S3 अगर तीनों साथ काम करते हैं, तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी ले लेता हूँ तीनों की, और तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर अगर कुछ एक वर्क मान लेता हूँ, तो वो वर्क क्या होगा? लाइक मैंने एक वर्क मान लिया, 240 एक वर्क मान लिया। तो 240 वर्क के हिसाब से यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आ गई 30, इसकी आ गई 8 3 ज़ा 24 3, और इनकी कितनी आ गई? 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 15। ठीक है। तो देखिए, S1 की 15 है, S2 की 3 है, और टोटल 30 है।
तो जो बची हुई होगी वो 12 किसकी होगी, इसकी होगी ना, क्योंकि अगर ये 15 है, ये 3 है, तो टोटल अगर 30 बनाना है मुझे तो इसको 12 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से S3 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12। वो बोल रहा है S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो S3 अकेले उसी काम को 12 की स्पीड से अगर करेगा, एक सेकेंड, S3 ना, हाँ, तो S3 से अगर मुझे कराना है सेम पीस ऑफ वर्क, तो S3 की एफिशिएंसी तो 12 आ रही है, 20 दिन में होना चाहिए भाई। ये कितना आंसर आ रहा है यार। S1 कैन डू पीस ऑफ वर्क इन S2 इन द सेम 80 डेज, ठीक है, ये भी सही है। 16 1 जा 16 5 जा 80, ये सही है। 83 जा 24, ये भी सही है। 6 4 जा 24, एक सेकंड, ये 40 आता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसकी जो एफिशिएंसी आएगी 15 3 18, इसकी एफिशिएंसी 22 आएगी भाई, 22, ठीक है। तो 240 काम अगर करवाना है और वो 22 की एफिशिएंसी से होगा, 22 की एफिशिएंसी से, तो यहाँ पर एक्चुअली में 120 अपॉन में 11 आ जाएगा, इतने दिनों में काम कंप्लीट होगा, और यही फ्रैक्शन में आंसर दिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट इज 75। 6 सब्जेक्ट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो 75 है, ठीक है। इफ द स्टूडेंट स्कोर 80 पर 80 इन वन सब्जेक्ट, व्हाट विल बी द स्कोर ऑफ द रिमेनिंग। अगर एक स्टूडेंट 80 एक सब्जेक्ट में 80 स्कोर करता है तो बाकी में कितना स्कोर करेगा, एक बात बताइए। टोटल 75 एवरेज है, एक में अगर उसने 80 स्कोर कर लिए, तो रिमेनिंग में देखिए भैया, मैं बोल रहा हूँ पूरे में ही 75 स्कोर करता, लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा है कि वो 80 किलोग्राम का है, इसका भी 75 ही होता है एवरेज, लेकिन ये व्यक्ति 5 ज्यादा लेकर बैठ गया है, तो वो 5 कितने में से बटेगा भैया, टोटल इन 5 में से बटेगा या नहीं। तो इन 5 में से बटेगा, 5 में बटेगा, टोटल 5 इन 5 में डिवाइड होगा, तो एक कम हो जाएगा, तो इनका एवरेज 74 रहा होगा। तो 74 कितने लोगों का, हमको यहाँ पर सम दिखाना है, तो 74 एवरेज है अगर बचे हुए 5 लोगों का, तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आपको मैं एक और मेथड बता देता हूँ, बेसिक, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब। यहाँ पर बोला गया है कि 6 सब्जेक्ट्स में उसके 75 नंबर आ रहे थे, तो अगर मैं टोटल सम निकालता हूँ तो सम का मतलब क्या होता है, एवरेज इंटू में नंबर, तो वो हो जाएगा 175 नंबर, सॉरी 75 इंटू में 6 हो जाएगा, तो 42 और 30 कितना हो जाएगा, 450, 450, ठीक है, 150, हाँ 450, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, एक में अगर उसको 80 आए हैं तो रिमेनिंग में कितने आ रहे होंगे भैया, रिमेनिंग 4 बच गए। अगर एक में उसको 80 आ रहे हैं, टोटल 6 में उसके 450 नंबर हो रहे हैं, एक में इतने हो रहे हैं, तो रिमेनिंग अगर मैं 5 का निकालूंगा, 5 का कितना हो जाएगा रिमेनिंग का, तो आप बोलेंगे सर इसमें से अगर मैं 80 माइनस करूंगा तो 370 आएगा, यही निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा कैन डू अ वर्क इन 120 डेज। सीमा किसी काम को 120 दिन में कंप्लीट कर सकती है। अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरी कर सकती है। और सोनिया, सोनिया जो है ना, सोनिया उसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकती है। अगर वो साथ में काम करते हैं और उनको इतना पैसा दिया जाता है, तो अंजलि का शेयर कितना है। भैया शेयर उसी रेशियो में डिवाइड होता है जिस रेशियो में उनका काम किया जाता है, या जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर मैं इनका पहले एलसीएम लूंगा। तो लाइक एलसीएम अगर मुझे मानना है तो मैं इनका एलसीएम मान लेता हूँ, कितना मान सकते हैं, 212 तो आना चाहिए, तो 144 तो आएगा ही भाई, ठीक है, इतना मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 12, इसकी आ जाएगी 10, और इसका देखेंगे तो 18 के टेबल में कितने बार में आता है, 18 के टेबल में 144 आता है क्या। तो आप बोलेंगे कि 18 के टेबल में अगर 18 का टेबल याद भी नहीं है भाई, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 144 इंटू में 18, ठीक है। तो 18 का टेबल मुझे खुद को याद नहीं आ रहा है, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 9 8 जा 18, 8 जा होता तो है भाई, 18 8 जा 18 दूनी 36 ना, हाँ 18 8 जा होता तो है, तो 8 टाइम्स में जा रहा है। यहाँ पर बोला गया कि अंजलि का शेयर कितना है, भैया अंजलि का शेयर आप घूर कर देखेंगे तो अंजलि को 10 मिल रहा है। टोटल कितने हिस्से में से काम कर रही है अंजलि, तो आप बोलेंगे सर 10 8 18 और 2 20 30 में से इतना हिस्सा है अंजलि, और कितने रुपए का निकालना है इतना हिस्सा, 3300 का। तो 0 से 0 कट गया, 3 से ये 110 हो गया, तो ये 1100 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। एचसीएफ जिसको हम बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लाइक मैंने एक नंबर देता हूं आपको, 2 और 4, इसका इसका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो आप बोलेंगे सर एक ऐसा नंबर दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, जो इन दोनों को परफेक्टली काट रहा है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे। शुद्ध हिंदी भाषा में इसका मतलब ये होता है। और अगर मैं एलसीएम का मतलब देखूं, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों में ही आने वाला सबसे छोटा मल्टीपल।
तो दोनों में ही आने वाला सबसे छोटा मल्टीपल 4 है, जो 2 के टेबल में 2 बार में आता है और 4 के टेबल में 1 बार में आता है, राइट। तो उसी टाइप से आपको यहाँ पर देखना है। तो एचसीएफ निकालने का मतलब ये होता है कि सर सबसे बड़ा ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को काट दे। तो दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जब भी एचसीएफ वाला केस आए और उसमें इस तरीके का क्वेश्चन बोला जाए, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक निकालने की ये है, इसको सॉल्व नहीं करना आपको कि इनकी पावर ओपन करना, इसको डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक ये लगा सकते हैं कि सर इसमें जो छोटी पावर दी हुई है ना, लाइक ये 2 दिया हुआ है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन 2 की पावर 3 किसमें कम है, किसमें कम है, इधर वाले में कम है ना। तो जिसकी पावर कम है वो ले लीजिए। देखिए जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का बोला जाएगा ना, तो पावर छोटी वाली आपको लेना है, इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। और 3 की पावर दोनों में से कौन सी छोटी, यही छोटी है, तो 3 की पावर 5 ले लिया। अच्छा इसी केस में अगर मैं आपसे एलसीएम पूछता कि एलसीएम कितना होगा, तो इस केस में एलसीएम हो जाता 2 की पावर बड़ी वाली और 3 की पावर भी बड़ी वाली, ये एलसीएम हो जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर ये छोटा वाला हो गया। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना, तो ब्रैकेट में सॉल्व करना पहले से ही हमने सीखा है। 2 6 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये पूरा हो जाएगा 17। अच्छा इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 7 जा 28, 17 इंटू 17 हो जाएगा, तो 289 बनेगा, और 289 से 289 डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी ही क्वेश्चन था। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इज इतना, अगर किसी फैन की सेलिंग प्राइस 306 है और उसको 32% का लॉस होता है, अच्छा इतने में बेच रहा है, उसको 32% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये जो 100% सीपी रही होगी, 100%, तो एसपी जो रही होगी वो कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे सर एसपी अगर 32% का घाटा खा लिया, घाटा क्या खा लिया, घाटा, तो वो 68 हो जाएगा, और 68 की वैल्यू ये दी हुई है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो सर 306 68 के बराबर है, और 100 की वैल्यू निकालना है। तो कितने बार में जाएगा, 68 के टेबल में अगर पढ़ते नहीं आता है तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से दोनों नंबर कट रहे हो तो ठीक है, नहीं तो 2 से कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 15 जा 2 3 जा, ठीक है। 17 9 जा होता है, 17 2 जा होता है, 2 के टेबल में 50 बार में आ जाएगा, तो ये 45 450 इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ टी यू वी, टी यू और वी का एवरेज वेट 42 किलोग्राम है। एवरेज वेट ऑफ टी यू का एवरेज वेट 40 केजी है। एवरेज वेट ऑफ यूवी, यूवी का एवरेज वेट 36 है। तो बोल रहा है यू का एवरेज वेट कितना होगा। एक बात बताइएगा, तीनों का एवरेज वेट इतना है, इसका एवरेज वेट इतना है, इसका 36 है, मैं बोलता हूँ तीनों का अगर 42 है, तीनों का अगर 42 है, तो इसमें दो का अगर 40 बच रहा है, अगर मैं बोलता हूँ दो का 40 बच रहा है, तो टी यू वी वी कितना रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर वी अगर मुझे इसमें से निकालना, आपको निकालना क्या है इसमें, व्हाट इज द वेट ऑफ यू, यू का वेट कितना है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, देखिए भाई यहाँ पर टी यू वी है, आप देखिए यू दोनों में ही दिया हुआ है ना, कॉमन दिया हुआ है, तो मैं बोलता हूँ कि वी कितना रहेगा अगर मैं इन दोनों का यूज करता हूँ। तो देखिए ये दोनों 40 हो रहे हैं, ये 42 है। एक बात बताइए, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कि इसमें क्या शामिल हो गया, मान लेते हैं वी शामिल हो गया, वी। तो आप बोलेंगे सर जैसे ही वी शामिल हुआ तो 2 किलो वजन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, अगर वी भी 40 किलोग्राम का आता तो इनका एवरेज वेट 40 ही रहता, लेकिन वी ने 2 किलोग्राम क्यों बढ़ गया वी का, क्योंकि वी कहीं ना कहीं कितना ज्यादा लेकर आया होगा, टोटल 2 किलोग्राम, तीन लोगों का वी टोटल 6 किलोग्राम ज्यादा लेकर आया होगा, इसका मतलब वी का जो एवरेज वेट है वो 46 किलोग्राम है। वी का जो वेट है वो 46 किलोग्राम है। अगर वी 46 किलोग्राम है और हमको निकालना क्या है यू का वेट, अच्छा टोटल 36 आ रहा है, वी ही उसमें से 46 है, तो यू क्या होना चाहिए ताकि इनका एवरेज वेट बराबर हो जाए। तो आप बोलेंगे सर यू इसमें से 26 होना चाहिए, 10 कम होना चाहिए, तब तो बराबर कर पाएगा, तब तो बराबर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120। किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है 120, ठीक है। बोल रहा है यदि प्रॉफिट परसेंट 10% है, प्रॉफिट परसेंट 10% होने का मतलब क्या, कि 10 से 11 में अगर कोई चीज बेच रहा था, तो यहाँ पर 10 हो गई सीपी और 11 हो गई एसपी, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस 120, मतलब वन की वैल्यू 120 दी हुई है, आपसे बोला क्या है सेलिंग प्राइस, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर 1320 हो जाएगी, ये आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आया था ना ये वाला समझ में, ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं आया समझ में, मुझे लग रहा है शायद आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो इसकी एक और मेथड बता देता हूँ मैं आपको। आप सीधा सिंपल सा काम ये कर सकते हैं, सर टी यू वी जो है वो 42 किलोग्राम है, तो इनका अगर मैं टोटल सम निकालूंगा तीनों का, क्योंकि तीन का एवरेज था ना, तो हो जाएगा कितना, 126 हो जाएगा। उसमें से आगे बोला गया है कि टी यू का जो वजन है वो कितना है, 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम है। तो इसमें अगर मैं दो का एवरेज वेट निकालूंगा तो टोटल 80 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या दिया है, यू और वी, यू और वी कितने किलोग्राम के हैं, 36 के हैं। अगर दो का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 72। गॉट इट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो इन दोनों को जोड़ने पर ना
कितना आ रहा है? तो यहाँ पर सर टी यू वी आएगा, लेकिन यू जो है वो 2 बार आएगा। ठीक है, तो इनका जो वजन आ जाएगा वो आ जाएगा 152। अच्छा, ये 2 बार आ रहा था, मतलब इसमें 126 से जितना ज्यादा है, मतलब यू की वैल्यू 26 होना चाहिए, तभी तो वो एक्स्ट्रा 26 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यू डबल आ रहा है, तो यू की वैल्यू 26 हो गई। अगर यू 26 है भैया, इन दोनों में से आपको निकालना क्या था? यू ही तो निकालना था, यू ही आंसर है, 26। ठीक है, चलिए, तो ये दो तरीके इसके हो गए। 10th क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है? 11 का विभाज्यता का नियम ये होता है, ऑल्टरनेट प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर उनका डिफरेंस 0, 11, 22 या इसका मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो रहा है। लाइक यहाँ पर हम देखेंगे, तो ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या क्या है? 9 और 10, 9 और 2 11, यहाँ पर 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3। तो ये तो नहीं होगी सर। अच्छा, यहाँ पर ये 9 और 5 कितना हो गया? 14। और 8 और 6 कितना हो गया? 14। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। 0 आ रहा है, मतलब ये कट रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि उसने बोला कौन सा डिवाइड हो रहा है। जब एक मिल जाए ना भाई, तो इतना कॉन्फिडेंस रखना कि आपने सही करा, आगे चेक नहीं करना। ठीक है, आप फिर भी चेक कर लें, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए। 4+1 कितना हो जाएगा? 5। और 9 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। तो ये भी नहीं कट रहा है। उसके बाद 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। जब इसमें से माइनस करेंगे 6, ये भी नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर सेकंड वाला हो। गॉट इट? चलिए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से जो मार्क्ड प्राइस है वो 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? सर, यदि ये 10 है तो ये उससे एक ज्यादा है, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। गॉट इट? आगे बोला, इफ चेयर इज सोल्ड फॉर रुपीज 132 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 11। 132 में बेची जा रही, कब? जब 11 का डिस्काउंट दिया गया। तो अगर मैं 11 का डिस्काउंट नहीं दूं और इसमें ऐड कर दूं, तो ये जो 143 बन रही है, ये क्या हो जाएगी भैया? मार्क्ड प्राइस हो जाएगी ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस में अगर मैं डिस्काउंट ऐड करूंगा तो उससे मार्क्ड प्राइस बनती है। तो ये क्या हो गई? मार्क्ड प्राइस हो गई। और यहाँ पर मार्क्ड प्राइस 11 दी थी, उसकी वैल्यू 143 है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। एक बात बताइएगा मुझे, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई? 143 की चीज थी, है ना, और उसको आपने 132 में बेचा। पहले तो ये बताइए, अगर इसकी वैल्यू 143 आ गई, मतलब 13 गुना, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 130 रही होगी। आप बताइए, 130 की चीज को 132 में बेचने का बोल रहा था ना वो, 132 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का प्रॉफिट। कितने पर? 130 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट कर देंगे, तो हो जाएगा ये 1.5 जा, ये 1.5 के समथिंग। एक ही ऑप्शन आ रहा है, यही आंसर है आप। गॉट इट? तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया तो बता दीजिए भाई कि सर क्लियर हो गया। फटाफट से लिखकर बता दीजिए कि सर क्लियर हो रहा है सभी। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा। एक सेकंड वेट करिएगा, एक चीज, किसी का कुछ डाउट आया था मुझे लग रहा है। 24। हम्म। 20, 23, 23 9 फर्स्ट। ठीक है, तो राइट, हम सही जा रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज इतना एट 13% इन 5 ईयर। किसी सम पर, किसी सर्टेन मनी पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना है, कब? जब 13% लगता है 5 साल तक। तो 13% का 5 साल तक कितना हो जाएगा? 65%। और उस, क्योंकि 13% पर एनम, तो 5 साल में 65%, उसकी वैल्यू दी हुई है 2275। तो सम ऑफ मनी निकालना है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे सर? ये 2275 जो है वो 65 के बराबर है, और 100 की वैल्यू निकालना है। तो 5 1 जा, 5 3 जा 15, 5 20 जा। ठीक है, 13 के टेबल में 13 1 जा 13, 9, 13 7 जा 91, 13 5 जा 65। तो कितना हो जाएगा? 350 और एक जीरो, तो 1300, सॉरी, 3500 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, और जितने भी बच्चे जिनका सिलेक्शन, जिनका हो चुका है, जिनको ऐसा लग रहा है कि जिनका सीजीएल निकल जाएगा, जिनके 140 130 प्लस भी है ना, जिनके 130 प्लस है भाई,
या जिनके जो भी मार्क्स हैं, आज मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ आपके ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहां जाकर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर जरूर बता दें। आपको जो भी सपोर्ट की जरूरत लगती है वो मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे वहां जाकर पोल में जरूर आंसर दें कि किस किस का कितने नंबर आ रहे हैं, किस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ मिक्सचर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो दिस। एक मिक्सचर में एसिड और वाटर का जो रेशियो है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 7:4 है। 2 लीटर पानी मिलाया गया तो जो रेशियो था वो बन गया 7:5। अच्छा, पानी ही मिलाया ना, तो एसिड तो सेम होना चाहिए, और ऑलरेडी एसिड सेम है, तो हमारा ये रेशियो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि अगर फिट नहीं बैठता तो हम डबल सॉल्व करते। तो कितना बढ़ रहा है सर, 1 बढ़ रहा है। और यहाँ पर कितना बोल रहा है, 2 लीटर वाटर ऐड किया गया, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। आपको क्या बोला कि एसिड, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द मिक्सचर, तो एसिड की क्वांटिटी कितनी थी, 7। तो 1 की वैल्यू 2, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 लीटर। यही आंसर है आपका। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 560 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इतना, 13 से 15 था बॉयज गर्ल्स का। अगर 40 और बॉयज एडमिट कर लिए गए तो रेशियो कितना बन जाएगा। तो पहले तो भैया टोटल स्टूडेंट 13 + 15 कितना हो जाएगा, 28। और ये कितना बोला, 560। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 20 गुना। तो एक्चुअल जो स्टूडेंट्स थे वो कितने हो जाएंगे, 13 और 15 की जगह इन दोनों में 20 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 260। और ये कितना आ जाएगा, 300, ठीक है। वो बोल रहा है अगर 40 बॉय और आ जाते हैं, 40 बॉय और आ जाते हैं, एक्चुअली में यहाँ पर कौन कौन था, बॉय से गर्ल थे। 40 बॉय अगर और आ जाते हैं तो यहाँ पर 300 बॉय हो जाएंगे और 300 ही गर्ल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट एंड ऑफ 900 मीटर लॉन्ग ब्रिज। दो बॉय जो है वो 900 मीटर लंबे ब्रिज के अपोजिट साइड खड़े हुए हैं। अगर वो एक दूसरे के साइड आते हैं, एक 10 की स्पीड से, एक 8 की स्पीड से, तो वो कितनी देर में एक दूसरे से मिलेंगे। तो भैया ये आ रहा है 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से, और ये भैया आ रहा है 8 मीटर पर मिनट की स्पीड से। दोनों एक दूसरे के साइड आ रहे हैं, मतलब अपोजिट आना। और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। मैं हमेशा से बताया हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का प्लस हो जाएगा, तो 18 मीटर पर मिनट। और यहाँ पर ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो 18 50 जा, तो 50 मिनट का समय, क्योंकि ये मिनट में चल रहा था ना, तो 50 मिनट का समय इनको लगेगा, 50 मिनट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, क्वांटिटी एवरेज का अभी तक की जितनी शिफ्ट हुई है ना भाई, आज आपकी ना 4 5 6, आज 7वीं शिफ्ट है आपकी, लेकिन इससे पहले 6 शिफ्ट में एलजेब्रा का क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा जो आइडेंटिटी बेस्ड था। तो ये कौन सी आइडेंटिटी पर बेस्ड है भाई, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। मतलब इसको हम ए माइनस बी के फॉर्म में भी पढ़ा होगा आपने। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, इस फॉर्म में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम वही करेंगे सर, 9 का स्क्वायर, मतलब ये पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो ये पी माइनस क्यू लिख दीजिए तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो पी माइनस क्यू की वैल्यू 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, 127 माइनस में ट्वाइस ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 और इक्वल टू 127 माइनस में ट्वाइस ऑफ पी क्यू। तो ट्वाइस ऑफ पी क्यू को आप उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 127 माइनस में 81, तो आपकी पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 46 अपॉन में 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 23, क्योंकि ये माइनस करके 46 आ रहे हैं। गॉट इट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, साफ हो गया होगा। साफ हो गया तो भाई बता दें फटाफट। हम्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा अगर उसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 17 है, हाइट 15 है। तो भैया 8 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है, इसको याद रख लें। ये डायरेक्ट लर्न किया जाता है, कुछ ट्रिपलेट में याद कराता हूँ, हमेशा क्लास में याद कराए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, लाइक 3 4 5, 8 15 17, 5 12 13 16 63 65, इस तरीके के कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखना होता है, तो उसी के बेस पर ही आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो एक रिलेशन होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जिस पर ये होता है, ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 60 ही आएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड, 60 नहीं आएगा, उसने क्या बोला, एरिया निकालने का बोला ना। हाँ, तो एरिया निकालने का बोला है, तो आपका 8 15 17, तो ये 8 आ गया। तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू में हाइट,
तो हो जाएगा हाफ, बेस आ जाएगा 8 एंड हाइट कितनी आ जाएगी 15। तो ये 2 से 4 बार में जाएगा, 15 4 जा 60, तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा भाई। अगर आ गया तो बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्टिकल को 204 रुपए में बेचा जाता है दो डिस्काउंट देकर, तो उसकी मार्क्ड प्राइस कितनी होगी? भैया पहला डिस्काउंट मान ले तो उसकी मार्क्ड प्राइस एक्स रुपए रही होगी। पहला डिस्काउंट दिया 40% का, 40% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब एक्चुअली में होता है 2/5। मतलब 5 की चीज थी, उसको 2 का डिस्काउंट देकर 3 में बेचा। फिर 50% का डिस्काउंट, 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब 2 की चीज थी, 1 का डिस्काउंट दिया तो 1 में बेचा। 2 की चीज थी, 1 का डिस्काउंट दिया तो 1 में बेचा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वैल्यू आ रही है वो 204 रुपए आ रही है। चलिए काटते हैं। 3 6 18, 3 7 3 8 24। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 2 10, 10 उधर जाकर जीरो लगेगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 680। यही आपकी मार्क्ड प्राइस। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 27, लाइक मैंने लिख दिया 27% ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं एक्स, एक्सीड 30% ऑफ द सेम नंबर बाय 50। वो बोल रहा है कि कोई नंबर का 27% उसी नंबर के 13% से 56 ज्यादा है, मतलब उनका डिफरेंस 56 है। तो 26 में 27% में से 13% जाएगा तो 14% बचेगा ना। तो भैया एक्स का 14% मान लेते हैं, 56 दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या था? एक्स की वैल्यू निकालना था। तो परसेंट रिमूव होकर नीचे 100 आएगा। 14 4 जा 56 होता है, तो ये 400 एक्स की वैल्यू आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है, इसमें पहले 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि होना मतलब एक जीरो हटा दो तो 50 की वृद्धि हो गई, क्योंकि एक जीरो हटाने पर ही 10% आता है। तो ये हो गया 550 का। अब उसमें 15% की कमी होती है। 15% इसका कितना होगा? तो इसका 10% तो हो गया 55। ठीक है, और इसका आधा मतलब 5.5% हो जाएगा 27.5। तो देखिए एक बात बताइएगा, 0.5 दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे ना, 7 5 12 का 2, एक यहाँ आ जाएगा 8। 82.5 जब माइनस होगा इसमें से, तो आंसर में जो है वो 0.5 तो आएगा ही। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0.5 आ रहा है भाई, बाकी सॉल्व करना ही नहीं था। सॉल्व करना ही नहीं था, जब मुझे दिख रहा है 0.5 ही आएगा तो मैं सॉल्व क्यों करूंगा? अब आपको लग रहा है कि सर सॉल्व करना चाहिए, तो आप इसको बढ़िया माइनस करिएगा। किस किस को? 550 में से आप 82.5 को माइनस करिएगा, तो आपका आंसर 467.50 ही आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट में लिखकर बताएं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।